हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं जो कि 50 क्वेश्चन का डिस्कशन चलेगा और यह आपको 100 दिनों का सेट है जिसमें 5000 क्वेश्चन रहेगा और जिसमें 100 सेट रहेगा। एक सेट में आपको 50 क्वेश्चन और उसके साथ कुछ स्मरणीय तथ्य इम्पोर्टेंट दिया गया है, वो भी सारे चीज़ को आपके सामने मैं पेश करूंगा। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को कभी भी बीच में आप स्किप नहीं कीजिएगा। यह जो बुक है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन डाला गया है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इस बुक से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन टकराने का 100% गारंटी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इडोटेरिया के ये 5000 जो क्वेश्चन वाला बुक है वही बुक है और इसमें जो 30 सितंबर के 67वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछा गया है। आप इस बुक को उठाएंगे और इसे पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस बुक से कितना क्वेश्चन था। तो आप वीडियो को कभी भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है और चारों ऑप्शन का जब डिस्कशन किया जाएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। क्योंकि अगर चारों ऑप्शन के बारे में अगर आप जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और ऑप्शन छांटने के आप सीख जाएंगे। जब आप ऑप्शन छांटना सीख जाएंगे तो आपको क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। क्योंकि किस्मत इंसान का इतना भी खराब नहीं होता है कि कभी कभी 50-50 भी सही नहीं होता है, कभी कभी 50-50 में भी सही होता है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, याद करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो कल से मैं ग्रुप डिस्कशन भी शाम को 6:30 बजे चालू किया हूँ जो कि बिहार एसएससी, बीपीएससी 68वीं पीटी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वह काफ़ी सीरीज महत्वपूर्ण साबित होगा और जिसमें घटना चक्र का बुक ही उसमें शामिल किया गया है जिसमें यूपीएससी और पीसीएस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और वही क्वेश्चन का डिस्कशन भी आपके सामने कल मैंने किया है। जो भी लोग अभी तक उस सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो जाए, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और सुबह में यह तो 8 बजे चलेगा ही। और एक और सूचना आपको कि कल से बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस आपको सुबह में 7 बजे आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा और उसका डिस्कशन आपको 2:30 बजे दिन में यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। तो उसे आप मिलाएंगे और उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट होंगे क्योंकि जब तक आप सेट नहीं बनाएंगे तब तक आपकी तैयारी का कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब किया गया था। पूछ रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब किया गया। 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600 और 1 जनवरी 1600 और 30 मार्च 1600। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ में उग्रवादी का भी वर्ग था, निम्न में से इसमें कौन शामिल नहीं था। देखिए क्वेश्चन को कभी भी अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे और अच्छे तरीक़ा से आंसर देंगे, अन्यथा अच्छे से क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे तो गलत करके चले जाएंगे। तो उग्रवादी में कौन शामिल नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रनाडे और ऑप्शन डी की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें पूछा गया है कि आपसे कौन नहीं शामिल था, तो आपको गोविंद रनाडे नहीं शामिल थे, लाल बाल पाल शामिल थे। एक उग्रवादी होता है, एक उदारवादी होता है, तो दोनों को आपको ये उग्रवादी है और उदारवादी दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे। जब 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग में 2 भागों में बट गया था और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों की समझौता हुई थी। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा घातक सिद्ध शामिल हुआ, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की परस्पर सहयोग में वृद्धि, समझौता होने पर कठुता में वृद्धि और कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ करना। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ करना। देखिए क्वेश्चन कितने लेवल का दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड वेवेल के, लॉर्ड वेलिंगटन के, लॉर्ड लिनलिथगो के और लॉर्ड माउंटबेटन के। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल की बात करें तो 1936 से लेकर 1942 तक था। भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंतिम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली प्रमुख संस्था कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और ब्रिटिश एसोसिएशन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इस प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की गई थी। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। और ऑप्शन सी की बात करें तो इसने केंद्र में द्विसाधन विधायक के उन्मूलन का सुझाव दिया। और ऑप्शन डी जो है, इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की ब्रिटिश भर्ती के भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो इसमें पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। इसे केंद्र में द्विसदनीय विधायक के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट पर चुनाव जीता था? देखिए क्वेश्चन को कितना घुमाया है। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीता था? तो लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय पार्टी और लिबरल पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि उन्होंने लिबरल पार्टी से जीता था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। निर्दलीय से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले महामाया प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत पर हुंडों का प्रथम आक्रमण किसके शासक के समय में हुआ था? तो समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और नरसिंहगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। समुद्रगुप्त की बात करें तो उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमारगुप्त की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल जो अभिलेख है वह किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन से, पुलकेशिन द्वितीय से और रुद्रदामन से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय से एहोल अभिलेख का संबंध है। जूनागढ़ रुद्रदामन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते की बात करें तो किस उपनिषद में संग्रहित है? तो यह मुंडको उपनिषद में संग्रहित है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 11, महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? सबसे पहले मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी के तराई क्षेत्र में हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति आपको बोधगया में निरंजना नदी यानी कि फाल्गु नदी के किनारे हुआ था। उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महायान, हीनयान और वज्रयान। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, महायान से वह संबंधित शाखा है। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? दीवान ए खास, दीवान ए आम,
इबादत खाना और बुलंद दरवाज़ा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इबादत खाना की स्थापना अकबर ने 1575 में किया था। और मजहर की घोषणा की बात करेगा तो 1579 में मजहर की घोषणा किया था, और दीन इलाही की शुरुआत 1582 में की थी, और इलाही शब्द की शुरुआत कहेगा तो आपको 1583 में अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बारा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो बैजू बारा के पूछ रहा है तो अकबर के शासनकाल में थे। अकबर के जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ, और 13 वर्ष 9 महीना में अकबर को 1556 में राजाभिषेक हुआ। और बाबर की जन्म की बात करें तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। हुमायूं एक ऐसा शासक था जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, और इसके अलावा एक औरंगजेब भी थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मैक्सिको में और यूएसए में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है। कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, और सबसे लंबी सीमा रेखा वाले देश आपको कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 15, देशांतर रेखा के संबंध में कौन सा सही पूछा गया है? इसमें कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें एक सही है और 4 गलत है। यह अक्षांश रेखा के समानांतर होती है। यह अक्षांश रेखा के समानांतर होती है, यह बिल्कुल गलत है। इसकी संख्या 180 होती है, यह भी बिल्कुल गलत है। देशांतर रेखा की दूरी को प्रदर्शित करता है, यह भी गलत है। तो बचा आपको ऑप्शन डी। तो देशांतर रेखा के मध्य में सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा से होती है, यही बिल्कुल सही है। आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम बताइए। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, जैसे आपके बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलता है, उत्तर से दक्षिण के ओर नीचे की ओर गई पहाड़ियों का सही क्रम बताएं। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, जवादी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और सबसे अंत में होगा अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ। तो अन्ना सबसे ऊपर हो जाएगा आपको नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और अंत में होगा आपको अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ। जैसे ये भारत के नक्शा है, मान लीजिए यहाँ अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? जो कौन सी नदी जो है अपने मार्ग को बदलने के लिए प्रख्यात है यानी विख्यात है। एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी 67वीं एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार की कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी है, जो कि अपने मार्ग को हमेशा परिवर्तन करती है। महानदी उड़ीसा में, और दामोदर घाटी परियोजना आपको दामोदर नदी पर 1948 में हुआ था। और गंडक नदी की बात करें तो यह नेपाल से निकलती है और सोनपुर के आसपास आकर यह पटना में गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाता है? अनुवर्रक हो जाता है। तो जलोढ़, मरुस्थलीय बालू, लेटराइट, रेगुड़ या काली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, लेटराइट। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी आपको जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और काली मिट्टी की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा नवीनतम डाटा के अनुसार आपको गुजरात में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पूछा गया कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। यह एक कण की प्राकृतिक है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया है यह सभी सही है। तो यानी कि सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस के संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण और मल्टी फ्लेमिंग। तो बायोगैस में यहाँ पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा आपको किण्वन से होता है।
क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होगा। देखिए यह पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है और केमिस्ट्री का। एक वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो उसके आकार में यानी परमाणु के आकार में क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछता है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसके परमाणु के आकार बढ़ता है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसका परमाणु का आकार घटता है। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण पूछा गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जलवाष्प और ऑप्शन डी की बात करें तो जलवाष्प इसका करेक्ट आंसर आपको धूल कण हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और अंततः उसके बाद आर्गन भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी भौतिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। किसी भौतिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है तो -1, -2, 1 और 0। तो यहाँ पर भौतिक का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है तो इसका 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक, आयोडीन यौगिक और क्लोरीन यौगिक। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है यानी कि स्वर्ण यौगिक है सर्प विरोधी सुई। दाब का विमीय सूत्र पूछा गया है कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। दाब का सबसे पहले एसआई मात्रक की बात करें तो पास्कल होता है और दाब के विमीय सूत्र आपको ml इनवर्स 1 T-2 यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपके एलपी के जो एग्जाम होने वाला है आएगा वैकेंसी, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे मात्रक को अच्छे से याद रखेंगे। जैव शैल क्या है। जैव शैल क्या है, कोयला, एलपीजी, प्राकृतिक तेल और पेट्रोल। तो जैव शैल की बात करें तो यह कोयला है। एलपीजी में आपको ब्यूटेन सबसे अधिक पाया जाता है और पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में है। सबसे पहले बता दें कि मस्तिष्क को आपको 3 भागों में बांटा गया है तो इसमें यादाश्त की बोल रहा है तो हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कार्ड और सेरेब्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि सेरेब्रम जो है यादाश्त के है और भूख प्यास के लिए आपको हाइपोथैलेमस है। क्वेश्चन नंबर 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं उसमें होती है। वो जीवाश्म पक्षी का नाम क्या है। यह क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं जरूर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डोडो, आर्टियोटेरिक्स, राजहंस और माउस बर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि आर्टियोटेरिक्स। क्वेश्चन नंबर 29, मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। H2, O2, N2 और कार्बन। तो सबसे ज़्यादा मानव के शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो आमीटर को, वोल्ट मीटर को, धारा नियंत्रक को और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि वोल्ट मीटर। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबन कौन कर सकता है। जब आपातकाल लगता है उस समय मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगता है आपको। राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 360 और राष्ट्रपति शासन 356। तो इसमें पूछा गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है तो संसद, केवल लोकसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो राष्ट्रपति कर सकता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में कहा गया है और संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में कहा गया है और मंत्रिमंडल की बात करें तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है। तो मैंने जो भी 7-8 अनुच्छेद अभी आपके सामने चर्चा किया है
यह कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में अनुच्छेद पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं? जो प्राक्कलन समिति होता है उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो प्राक्कलन समिति में 1 वर्ष का कार्यकाल होता है और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिसे सबसे बड़ा समिति भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और भारत के संसद। तो किसके अनुमति से निकाला जाता है? तो भारत के संसद के अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। संचित निधि की बात करें तो अनुच्छेद 266 में है और आकस्मिक निधि की बात करें तो अनुच्छेद 267 में है। ये भी दोनों चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे संविधान में 10 देशों से कुछ ना कुछ स्रोत लिया गया है। यह क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया गया है कि भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं जो ली गई है वह कितने देश से ली गई है? तो 10 देश से ली गई है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान, जापान के संविधान, जर्मनी के संविधान और ऑप्शन डी की बात तो ब्रिटेन के संविधान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समानता लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया और जापान के संविधान से संघात्मक, जापान से नहीं कनाडा से आपको संघात्मक व्यवस्था लिया गया और जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया। और जापान से आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि जापान से क्या लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी यानी कि भाग 20। 18 में उपाधियों का अंत है। 16 में है लोक नियोजन की बात, मतलब कुछ सरकारी नौकरी में अवसर की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, एक तरफ आपको सूची दिया गया, एक तरफ आपको अनुसूची दिया गया है, तो इसको मिलाना है। आइए हम मिलाते हैं। तो कह रहा है कि भाषा का उल्लेख, सबसे पहले मैं बता दूं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूची को जोड़ा गया है। तो भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? तो भाषा का उल्लेख आपको 8वीं अनुसूची में है। दल बदल की बात करें तो किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भूमि सुधार अधिकरण कौन में है? तो 9वीं अनुसूची में है। और भूमि सुधार अधिकरण नहीं, 73वां कह रहा है तो आपको 11वीं अनुसूची हो जाएगा और भूमि सुधार अधिकरण कहेगा तो आपकी 9वीं अनुसूची हो जाएगा। तो यानी कि 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? मैंने कल चार्टर एक्ट से भी आपको ग्रुप डिस्कशन लाइव में क्वेश्चन पूछा था और ये सारे चीज़ को मैंने आपके सामने चर्चा किया था, तो इसमें आपको गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा और भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत के प्रथम गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी अवधि क्रांति प्याज का झींगा उत्पादन से संबंधित है? लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति और गोल्डन क्रांति। तो ये गुलाबी क्रांति जो है आपको प्याज और क्रांति से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध मांस से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है और गोल्डन यानी गोल्डन क्रांति का संबंध स्वर्ण का आपको बायोडीजल से है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को
ब्रेंट वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और WTO, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक, WTO और गेट, इसमें किसको एक समान माना जाता है? तो ऑप्शन सी IMF और विश्व बैंक। IMF का मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC है और विश्व बैंक का मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC है। गेट की स्थापना की बात करेगा तो 1948 में हुआ था। WTO के मुख्यालय जेनेवा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपको जेनेवा है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि किस भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1935 में, 1949 में, 1955 में और 1969 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था और RBI की स्थापना 1 जुलाई 1935 को की गई थी। 1955 की बात करें तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था और ऑप्शन डी की बात करें तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के शासनकाल में की गई थी और फिर पुनः आपको 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के ही शासनकाल में किया गया था। तो इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रही थी और नरेंद्र मोदी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? VD सावरकर का, KB हेडगेवार का, BS मुंजे का और ऑप्शन डी की बात करें तो MS गोलवर का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि BD सावरकर का। अभिनव भारत का भी शुरुआत BD सावरकर ने ही किया था। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, आप अच्छे से बनाएंगे। जब मैंने पहले 140 वीडियो डाला है उसमें क्वेश्चन थोड़ा इजी था, लेकिन यह जो मैं 100 से डालूंगा उसमें क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ मिलेगा और एग्जाम में डायरेक्ट टकराने की संभावना 100% रहेगी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और अनुपातिक, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, प्रत्यक्ष और अनुपातिक। तो भारत में कैसा आयकर है यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो सब इसको आप याद जरूर रखेंगे। भारत में प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। GST 101वां संविधान संशोधन के तहत 2016 में लागू किया गया और GST दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश का है। केरल की बात करें तो कथकली है, कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान आपको कर्नाटक का है और उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसी आपको उड़ीसा का है। देखिए इस सेट में ना हर सब्जेक्ट से हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी, मल्लखंब, तलवारबाजी और ऑप्शन डी की बात करें तो कुश्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्लखंब से संबंधित है हिमानी उत्तम का संबंध। क्वेश्चन नंबर 45, निखप आंदोलन का प्रणेता थे, निखप आंदोलन के प्रणेता थे चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल और नामदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी दादू दयाल से थे। नामदेव जो हैं वो आपको कर्नाट वंश के स्थापक थे और कर्नाट वंश के अंतिम शासक कहेगा तो हरि सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 46, दकमा सिक्का किसने चलाया था? देखिए यह क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। दकमा का जो सिक्का था उसे किसे चलाया था? तो ग्रीक ने, शक ने, सिथियन ने और कुषाण ने। तो दकमा के सिक्का की बात करें तो दकमा का सिक्का आपको ग्रीक ने चलाया था। कुषाण के शासनकाल में सबसे शुद्ध सिक्का चलाया गया था सोने का। क्वेश्चन नंबर 47, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्वियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? उसे खादर, उर्वरा, रेगुर और उसरा। उसे हम कहते हैं खादर।
नवीन को कहते हैं खादर और पुरान को कहते हैं खादर और नवीन को कहते हैं बांगर। ये दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है, जो कि भारत के गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जो है जहां तापमान तेजी से कम होता है, हेलोक्लाइन, थर्मोस्फीयर, थर्मोक्लाइन और हेलीस्फीयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि थर्मोक्लाइन। आपको बहुत क्वेश्चन इस सेट में नया देखने को मिलेगा। तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उसके बाद एग्जाम को लोग कहता है कि टफ हो गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो इस लेवल के आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको कोई टफ नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 49, बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग के क्षेत्र से, कर से, पूंजी बाजार क्षेत्र से और बीमा क्षेत्र से। तो बेसल मापदंड की संबंध की बात करें तो बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज मिशेल, ऑलिवियर गोल्डस्मिथ, फ्रेडरिक एंगल्स और ऑप्शन डी की बात करें तो अर्नल्ड टैम्बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि अर्नल्ड टैम्बी। अब आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, आपको कुछ स्मरणीय तथ्य जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और इसे आपको जरूर पढ़ना है और इसे अच्छे से याद भी रखना है। तो कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से मानव का साक्ष्य सबसे पहले भारत में प्राप्त हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहां से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। और कृषि का साक्ष्य भी पूछेगा तो आपको मेहरगढ़ से ही मिला है। एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल के अवशेष मिले हैं आपको दमदमा से। एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्ज होम से। गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है आपको बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाना का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ये सब आपको प्राचीन भारत का क्वेश्चन है और प्राचीन भारत से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऐसे ही हर टॉपिक को स्मरणीय तथ्य में दिया गया जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फायदा होगा। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य आपको बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य आपको कलिबंगा से प्राप्त हुआ है और कलिबंगा आपको राजस्थान में पड़ता है। अग्निकुंड का साक्ष्य अगर पूछेगा कि कहाँ से प्राप्त हुआ है तो अग्निकुंड का आपको साक्ष्य कलिबंगा से ही प्राप्त हुआ है और कलिबंगा राजस्थान में है। अग्निकुंड आपको कलिबंगा और लोथल दोनों याद रखेंगे। युग्म समाधि का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? युग्म जो समाधि दिया जाता है उसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। नक्शीदार ईंटा, ये भी आई है। नक्शीदार ईंटा का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नक्शीदार ईंटा का साक्ष्य का प्रयोग आपको कालीबंगा से मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा की प्रचलन कहाँ से हुआ? तो हड़प्पा से। शवों को दफनाने की प्रचलन की हड़प्पा से और शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से। देखिए, दफनाने हड़प्पा और जलाने मोहनजोदड़ो, दोनों आप याद रखेंगे, दोनों एक ही जगह दिया गया है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? 3 मुख वाले देवता की मूर्ति की बात करें तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मिट्टी के द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनवाली। देखिए, जोते हुए हल का साक्ष्य कहेगा तो कालीबंगा और मिट्टी के द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहेगा तो बनवाली। आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से।
वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वह धौलावीरा है। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वह धौलावीरा है। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो छूटने की संभावना कहीं से भी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको दे दिया गया है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, मैंने ऊपर भी चर्चा किया है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहुआ से। यहाँ पर देखना है क्वेश्चन में प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर रहा है चावल का। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। आग का पूरा पाषाण काल और पहिए के नवपाषाण काल में हुआ है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो आपको जौ था मानव के द्वारा पहला अनाज। और मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में किया गया धातु कौन सा? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में किया गया धातु आपको तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित कहाँ पे है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित आपको भोपाल में है। ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह आपको लोथल एवं सूतकोतदा। घोड़े के पंजर के साक्ष्य कहेगा ना तो आपको सूतकोतदा से ही मिला है। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो लोथल एवं सूतकोतदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो पिगनट ने कहा था। तो इस तरह मैंने आज आपके सामने फर्स्ट नंबर सेट इडोटेरिया के 5000 क्वेश्चन वाले का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया और उसके बाद स्मरणीय तथ्य का भी आपके सामने डिस्कशन किया, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगा। जो भी लोग नए हैं चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका इसमें स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर इसमें आपका स्कोर 50 में अगर 40 आ रहा है तो आपकी जीके की तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी और थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी अच्छा माना जाएगा अगर 40 नंबर इसमें आ रहा है तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह सीरीज काफ़ी अच्छा लगता होगा। और मेरा तीनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट होंगे, सुबह में और 2:30 बजे जो टेस्ट सीरीज चलेगा बिहार एसएससी का उसमें, और ग्रुप डिस्कशन लाइव चलेगा उसमें, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव में 6:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।